बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तारीख बदल गई है और पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आने वाली है। अब ये एक हुकूमत नहीं है बल्कि ये कई हुकूमतों, कई सियासी जमातों को मिलकर एक हुकूमत बनाई जाएगी। अगर आप इसे कौमी हुकूमत कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। आज सारा दिन पूरा जोर लगाया गया और तकरीरें होती रही, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें राय साहब हमने देखी। अब क्योंकि दिन तारीख बदल गई, असम्बली का सेशन भी आज यानी 10 अप्रैल को हुआ है, तो सारा दिन यानी जो गुज़श्ता रोज़ था हमने देखा कि कोशिश की गई कि किसी तरह चीज़ों को आगे पीछे किया जा सके, टाइम बाय किया जा सके। लेकिन राय साहब, आखिरकार तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी और जो नंबर्स आए सामने वो कोई इतने कन्विंसिंग नंबर्स नहीं हैं। 174 का नंबर आया है, 172 नंबर्स चाहिए थे। 2 वोटों से ये कामयाब हुई और अभी मुनहरिफ अराकीन को इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि उसके अंदर भी एक टेक्निकल मसला ये है कि कल को इनकी जो रुकनीत है वो ख़त्म ना हो जाए, इन्हें नाहल ना कर दिया जाए, इस किस्म की बात है। तो लिहाजा कल को ये भी उज़र पेश कर सकते हैं कि जनाब हमने तो वोट ही नहीं डाला, तो हमारे ऊपर जो पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। राय साहब, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आपने आज शहर इक़्तिदार में क्या देखा, क्योंकि आप पिछले कोई 24 घंटों से पल पल की खबर और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर है वो आप ही ने ब्रेक की है, जो एक दरख्वास्त भी आई और सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। राय साहब, आज आपने शायद नोट किया हो कि अदालतें दोबारा लगी नहीं लेकिन दरवाज़े खुल गए। कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर वो 5 रुकनी बेंच जो था वो अपने घरों से निकला और ऐसा लग रहा था कि किसी के कहने पर उन्हें ख्वाब गफलत से जगाया गया है और कौमी धारे में लाया गया। कौमी धारा में इसलिए कह रहा हूँ राय साहब क्योंकि हुकूमत कौमी आपकी बन गई है। तो बताएं कि अदालतें आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं खुलती, लेकिन ये इस निज़ाम के लिए आधी रात को भी खुल जाती हैं जब स्पेशली वीकेंड था पाकिस्तान में। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, आज पाकिस्तान लहू लहू है। पाकिस्तान के सीने पर एक ऐसा ज़ख़म लगाया गया है कि ये घाव आप देखेंगे कि कई अशरों तक नहीं भरेगा। और जो कुछ आज हुआ है ये पाकिस्तान को अशरों तक हॉन्ट करेगा। तारीख़ इसके ऊपर अपना फ़ैसला सुनाएगी और वो एक फ़ैसला ऐसा होगा जिससे बड़े बड़े आपके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और सारे राज खुल जाएंगे कि ये पूरा जो प्लान था ये असल में बना कहाँ था, इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे और किस तरीके से फिर तमाम इदारों को इस्तेमाल करके एक ऐसी हुकूमत को गिराया गया जो कि पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब हुई थी, लेकिन एक बैरूनी हुकूमत के कहने पर और एक बैरूनी कुव्वत के कहने पर उस हुकूमत को गिरा दिया गया। अब आप आ जाएं कि इस्लामाबाद में क्या होता रहा। आखिरी जो 1 घंटा था, चूँकि मैं इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूँ, 20 साल से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहा हूँ, इस वक्त भी एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल का इस्लामाबाद में हेड हूँ, तो बहुत करीब से वाक़यात देखे, बहुत तकलीफ़देह वाक़यात देखे हाशमी साहब। और बतौर सहाफ़ी जब मैं ये हक़ाइक़ जमा कर रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं उनमें किस तरह के खेल रचाए जाते हैं और किस तरह की साजिशें की जाती हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे 12 बजे का वक्त करीब आ रहा था, रात के 12 बजे का, जो कि एक डेडलाइन दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने और बाउंड किया हुआ था हुकूमत को। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि कौमी असम्बली का इजलास इतने बजे शुरू होगा, सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, 10:31 नहीं होने चाहिए, 10:30 बजे का टाइम लिखा और फिर उसी दिन वोटिंग कंप्लीट हो ये भी साथ लिखा। अब 7 बजे के बाद हाशमी साहब जो रेड जोन है आपका, जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है,
पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, दफ्तर खारजा है, आपके जो सफारत खाने हैं गैर मुल्की वो हैं, PTV की इमारत है। तो ये रेड जोन कहलाता है, शाहराह दस्तूर के ऊपर ये सारी बिल्डिंग्स वाक़ हैं। अब यहाँ पर बड़े अजीब किस्म के मनाजिर देखने में आए। यहाँ पहले तो एक कैदियों की वैन पार्लियामेंट पहुँचा दी गई। अब मुझे बताएं कि कैदियों की वैन पार्लियामेंट पहुँचाने का मकसद क्या था? क्या मैसेज वहाँ पे दिया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको रियासत गिरफ्तार करेगी? एक पार्लियामेंट के अंदर कैदियों की वैन उसके अहाते में पहुँचाना। फिर हमने देखा कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी बड़ी नकलो हरकत रेड जोन में नज़र आई। सिक्योरिटी इदारों के जो ट्रक्स हैं वो भी हमें वहाँ पर गश्त करते नज़र आए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी लम्हे मार्शल लॉ लग सकता है, क्योंकि जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट मार्शल लॉ में होती है रेड जोन में और शाहराह दस्तूर पर, उस किस्म की डिप्लॉयमेंट कर दी गई। यानी ये पहले से स्क्रिप्ट तय था कि आज ये वोटिंग कंप्लीट होगी और ये भी तय था कि हुकूमत के बंदे कम हो जाएंगे और अपोजिशन के बंदे पूरे होंगे। तो पूरी एक पहले से मश्क जो है वो वहाँ पर की गई और तैयारी की गई। फिर दूसरा हमने देखा कि अभी 7-8 बजे यानी जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को मान भी लिया जाए, हालांकि कानूनी माहिरीन और आइनी माहिरीन तो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के मुताबिक ये इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। मुलतवी करने का मकसद ये होता है कि 2 दिन के लिए मुलतवी करके, 4 दिन के लिए मुलतवी करके फिर रिक्वेजिशन देकर बुलाया जाए। वरना अगर एक दिन इजलास होता है, उसके बाद अगले दिन इजलास होता है, अगले दिन होता है कंटिन्यूटी में, तो उसको मुलतवी इजलास नहीं कहा जाता, उसको एक ही इजलास गिना जाता है। आपका जो कैलेंडर ईयर होता है पार्लियामानी सेशन, जी 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 बिल्कुल, तो उसमें उसको कैलेंडर ईयर में एक ही इजलास गिना जाता है। तो बहुत से माहिरीन ये कह रहे थे, आइनी माहिरीन, के इसी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि चलें इस इजलास में ख़त्म करें। तो कम से कम हुकूमती रहनुमाओं को ये मौका तो मिलना चाहिए था ना कि एक तो आप उनकी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं साजिश के तहत, तो कम से कम वो साजिश के मुतल्लिक अपना जो बयानिया है, जो हकायक हैं, जो सच है, वो तो रखें आवाम के सामने। लेकिन हैरान कुन तौर पर 7-8 बजे के करीब ये खबरें लीक करना शुरू कर दी गई कि चीफ जस्टिस जजेस कॉलोनी से रवाना हो गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब, और जज साहिबान जो 5 रुकनी बेंच है वो जा रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट। तो ये खबरें कौन लीक कर रहा था और इन खबरों को लीक करने का क्या मकसद था? क्या चीफ जस्टिस खुद फ़ोन कर रहे थे रिपोर्टर्स को? जाहिर है कि वो खुद तो फ़ोन नहीं कर रहे होंगे। 5 जज साहिबान ने खुद फ़ोन किए मीडिया के लोगों को कि हम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो ये खबरें लीक हो रही थी और ये खबरें अदालत की दरखास्त राय साहब जी, वो ये तो बात की बात है, किस तरह पहुंचा दी हाशमी साहब, ये तो मैं आपको बताता हूँ, वो तो बात की बात है। पहले 7 बजे से ये खबरें हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए कि ये वोटिंग कराएं, ये खबरें लीक की गई। फिर ये खबर आई कि 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये फिर फ्लैश हुई, 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल जाएंगे। ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि ये खबर लीक करवानी पड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट के तहत जो एक पैगाम देना था हुकूमत को कि नहीं, आपने 12 बजे तक ये वोटिंग करवानी है, अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक तरफ ये हैपनिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उनसे कहा कि आप जो कानून और आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अब जैसे ही स्पीकर कौमी असम्बली प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे, हमने अभी वो खबर चलाई और इधर से खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए। यानी एक ऐसे लग रहा था कि हर लम्हे एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, एक घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी जो अरकान पार्लियामेंट थे उनके ख़िलाफ़। फिर एक खबर इस किस्म की आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना जो खुसूसी काबीना का इजलास बुलाया था, अमूमन मंगल को ये इजलास होता है, लेकिन हंगामी सूरत हाल थी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हंगामी इजलास बुलाया। और यहाँ एक बहुत अहम वजाहत, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि व्यूअर्स को पता हो
कि आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन में जो 6-7 मीटिंग्स करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उसके बाद वो शाम को वैसे भी बनी गाला चले जाते थे। और बनी गाला को उन्होंने कोई कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जैसे मियां नवाज शरीफ ने 4-5 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे, लाहौर में भी, लंदन में भी। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान को भी कैंप ऑफिस बनाया हुआ था, लाहौर को भी बनाया हुआ था। तो बनी गाला का जो खर्च है वो अपने ज़ाती वसाइल से अब वो अदा करते हैं, तो वो वैसे भी शाम को चले जाते थे। अब प्राइम मिनिस्टर कुछ आप ये कह सकते हैं कि लेट रुके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उन्होंने जब कैबिनेट का खुसूसी इजलास बुलाया और उसमें 3 फैसले उन्होंने किए। एक फ़ैसला तो ये किया कि ये जो ख़त है जिसके मुतल्लिक अभी भी जानबूझकर इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो धमकी आमेज़ ख़त आया, जिसके मुतल्लिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कि ये धमकी आमेज़ ख़त है, लेकिन फिर मुख्तलिफ इदारों के ज़राए को कोट करके ये ख़बरें लीक की गई, नहीं ये कोई साजिशी ख़त नहीं था, इसमें कोई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात नहीं थी। यानी इस तरह की लीक की गई ख़बरें, ताकि इस ख़त के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हों। तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया इस ख़त की एक कॉपी, ये जो क्लासीफाइड था, इसको डी क्लासीफाई करके चीफ जस्टिस के सामने रखते हैं, एक चेयरमैन सेनेट को देते हैं इसकी कॉपी, एक कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को देते हैं, और अपोजिशन के जो भी लीडर इसको देखना चाहते हैं, सपोज शहबाज शरीफ अगर देखना चाहते हैं, तो उनको भी हम पार्लियामेंट में दिखाएंगे, वो एक चैम्बर में आ जाएं, जो उनका अपना चैम्बर है, वहाँ उनको भी ये ख़त दिखा देंगे, ताकि कोई इबहाम ही ना रहे कि हुकूमत झूठ बोल रही है। अब क्या चीफ जस्टिस का ये काम नहीं था, अदालतों का ये काम नहीं था कि उस ख़त को एक मरतबा तो देख लेते? आप कोई 12 घंटे के लिए मुअत्तल कर देते हुकूमत को, कहते कि जी अभी फ़िलहाल जब तक हम ख़त नहीं देख रहे, जब तक ये ख़त को हम एग्जामिन नहीं कर लेते, उस वक्त तक हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियारात नहीं है। अगर आपको इतना ही प्राइम मिनिस्टर को हटाने का कोई जल्दबाजी थी, तो कम से कम उस ख़त को तो देख लेते। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट के सामने, अस्करी क़यादत के सामने तो पहले ही रख चुके थे। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जानबूझकर उस ख़त को ना चीफ जस्टिस ने देखा, ना हमारे जज साहिबान ने देखा, ना अपोजिशन ने देखा, क्योंकि सबको पता था कि ये ख़त असली है, इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है और इस हुकूमत को हटाने का जिक्र किया गया है। अब एक तरफ ये हैपनिंग चल रही थी, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी काबीना के इजलास के हवाले से ये इतलात फैलना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बरतरफ कर दिया। बड़ी तेज़ी से ये इतलात फैली, और इन इतलात को तक़वियत इस वजह से मिली कि एक रेड जोन में मार्शल लॉ का एक सीन पैदा कर दिया गया था, एक सीन क्रिएट कर दिया गया था। जब सिक्योरिटी इदारों के ट्रक्स वहाँ पे गश्त कर रहे हों, जब वहाँ पे कैदियों की वैन पार्लियामेंट के अतराफ मौजूद हों, और ऊपर से ये इतला आ जाए कि आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो जाहिर है कि एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब ये ख़बर इतनी तेज़ी से फैली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन चली गई, और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन चली गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखा जाए कि क्या उनके पास कोई अख्तियार है कि आर्मी चीफ को वो बरतरफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरा जो उसमें प्रे किया गया, वो प्रे ये थी कि मार्शल लॉ को लगने से रोका जाए कि अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो। तो लाहौर हाई कोर्ट भी रात को 12 बजे जनाब चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा खुलवाएं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुलवाएं। 12 बजे उसकी जो लाइट्स ऑन हुई हाशमी साहब, उसकी लाइट्स ऑन होने के भी टिक्कर फ्लैश हुए हैं। ये खबर भी दी गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लाइट्स ऑन कर दी गई रात 12 बजे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर पूरा निज़ाम काम कर रहा था एक अकेले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिराने के लिए। यानी एक ऐसा निज़ाम जो बनाया इसलिए गया था, जिन इदारों को बनाया इसलिए गया था कि वो इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन हो। अगर कोई बैरूनी साजिश हो तो उस बैरूनी साजिश को रोकें, अगर कोई फ़िज़िकल हमला हो पाकिस्तान के ऊपर, कोई फ़िज़िकल असॉल्ट हो, जैसे बालाकोट में भारतीय तैयारों ने बमबारी की थी, उसको भी रोकें। और ये जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो इस किस्म के प्लॉट्स को भी नाकाम बनाती हैं।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि एक सबूत मौजूद है कि साजिश हो रही है, लेकिन तमाम इदारे ना सिर्फ ये कि खामोश तमाशाई बने रहे, बल्कि इदारों के जो किरदार थे उनके ऊपर बड़े सवालात भी खड़े हो गए कि आखिर इस ख़त को देखना क्यों नहीं चाहते, इस ख़त के ऊपर कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं देना चाहते। और फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी बहुत दबाव था कि वो जल्दी से वोटिंग करा दें। उन्होंने भी वोटिंग नहीं कराई और इस्तीफ़े दे दिए। अब बाद में पता ये चला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जो खबर चलाई गई, ISPR से भी हमने कांटेक्ट किया, इसी तरह कुछ फ़ौजी अफसरान से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद खबर है, गलत खबर है और ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने 2 मिनिस्टर्स से बात की जो उस वक्त तक वज़रा थे, तो उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस किस्म का डिसीजन लिया हो, लेकिन हाशमी साहब रिजर्वेशंस तो थीं, यानी ये डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया था, क्योंकि ये डिसीजन आम लोग समझते नहीं हैं। ये डिसीजन इस तरह नहीं लिए जाते, क्योंकि इस तरह के जो हालात होते हैं, किसी भी आर्मी चीफ को किसी लेफ्टिनेंट जनरल ने रिप्लेस करना होता है ना, अगर आपने किसी को हटाना है और तो किसी को लगाना भी है, तो पाक आर्मी में इस तरह का नहीं है कि आप आर्मी चीफ को हटाएंगे तो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को कहेंगे कि चलें जी आप आर्मी चीफ को रिप्लेस कर लें तो वो आ जाएगा। तो फ़ौज को आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकसीम होने से बचाया, वरना प्राइम मिनिस्टर के पास तो ये आईनी इस्तेहकाक होता है कि किसी आर्मी चीफ को लगाना भी, किसी आर्मी चीफ को हटाना, किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना भी। लेकिन ये एक इतला फैलाई गई और उस इतला को तक़वियत मिली, लेकिन उन दोनों मिनिस्टर्स ने इसको डिनाई किया कि कतन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किसी भी लम्हे पर ये इम्प्रेशन नहीं दिया कि वो जनरल बाजवा को कोई बरतरफ करना चाहते हैं। लेकिन जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन गई, उससे आप कह सकते हैं कि इस इतलाक़ को बड़ी तक़वियत मिली दूसरी जानिब से भी कि ये अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 12 बजे खुल रहा है तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में पस मंज़र में कुछ हो रहा है। अब आज जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ 174 अरकान थे, 174 अरकान, ये सिर्फ का लफ्ज़ भी मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब है, क्योंकि असल में तो 178 अरकान थे तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के। उनकी एक अक्सरियत थी जिसको अक़लियत में बदला गया, अक़लियत में बदला गया, लोगों को हाँक कर फेंका गया ऑपोजिशन के कैंप में, और सब जानते हैं कि उनको कैसे हाँका गया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर होते और किसी बैरूनी साजिश के नतीजे में उनको निकाला जाता तो इतना ही ज़ोरदार तरीके से हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते, सिविल सोसाइटी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती। फजलुर रहमान भी प्राइम मिनिस्टर होते और उनको किसी गैर मुल्की साजिश के ऊपर निकाला जाता तो इतनी ही ज़ोर से जो पाकिस्तान के अवाम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ऐसे ही आवाज़ बुलंद करते, क्योंकि ये हक़ हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का है कि उन्होंने मुंतखब करना है कि आपका हुक्मरान कौन हो। और फिर एक और सूरत होती है किसी हुक्मरान को रुखसत करने के लिए वक्त से पहले, जिसको आप कह लें कि एक अखलाकी एक अप्रूवल हासिल होती है कि अगर कोई हुक्मरान ऐसा हो कि जिसके दौर में करप्शन के स्कैंडल आए हों, जिसके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हों, जिसको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे दे, जिसकी कैबिनेट में मेगा स्कैंडल्स हों, जिसकी वफादारियाँ किसी बैरूनी कुव्वत के साथ साबित हो जाएं, तो फिर आप कह सकते हैं कि अगर उस हुक्मरान को हटाया जाए तो आप कहते हैं कि उसके कुछ अखलाकी जवाज़ मौजूद हैं। और फिर होता यह है कि इस तरह के हुक्मरान को अगर कभी हटाया भी जाए तो उससे बेहतर हुक्मरान जो है उसको मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कोई करप्शन नहीं, किसी किस्म का करप्शन का दाग नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को जल्दी पड़ी हुई थी कि रात 12 बजे भी अदालत खोलनी है, इसी सुप्रीम कोर्ट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था। और इतनी सख्त स्क्रूटनी के बाद 30 साल पुरानी उनसे उनकी जो काउंटी क्रिकेट की सैलरी स्लिप्स थी वो मांगी गई थी, 30 साल पुरानी मनी ट्रेल मांगी गई। 5.3 के ऊपर आपकी इकॉनमी को लेके आ गए। कोई मेगा स्कैंडल मौजूद नहीं उनके दौर में। एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया,
नेशनल हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम लॉन्च किया, पनाहगाहें भी बनाई। कोविड की बीमारी जो 100 साल में इस किस्म की बीमारी एक मरतबा आती है, स्पेनिश फ्लू 1918 के बाद, 1918 के बाद अब इस किस्म की बीमारी आई, तो उसके बावजूद इकानमी को दिवालिया नहीं होने दिया। इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा, पर्चियों के ज़रिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, और UNGA के लेवल पर इस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया कि इस्लामी ममालिक भी इस्लामोफोबिया के मामले पर और पाकिस्तान के मुकदमा जिस तरीके से पेश किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, तो इस्लामी ममालिक के जो डेलीगेट्स थे, मैं इसका एनी शाहिद हूँ, मेरे साथ 4-5 सहाफ़ी और भी एनी शाहिद हैं कि वो इस्लामी ममालिक के डेलीगेट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर पर तालियां बजाते रहे। तो हर तरह से आप जिस एंगल से देख लें, जिस जाविये से देख लें, किसी भी, वो जो एक पंजाबी में लफ्ज़ बोला जाता है ना, किसी भी फर्मे में फिट कर लें, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बेहतर हुक्मरान इस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी जानिब आप कौन से हुक्मरानों को मुसल्लत कर रहे हैं? 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और अभी पहले शहबाज शरीफ ने जो मंडे को कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, तो पहले ये तय कर लें कि अदालत जाना है या पार्लियामेंट आना है। अदालत से जाके इल्तवा लेना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नए जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या उन्होंने पार्लियामेंट में आके अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। तो इस किस्म के हुक्मरान मुसल्लत किए जा रहे हैं, और कम से कम इदारों को इस 22 करोड़ आवाम के मुल्क पर और 22 करोड़ लोगों पर यह तो रहम करना चाहिए था कि ये 14 जमातें अब मिलकर हुकूमत करेंगी। तो 14 जमातें अगर इस मुल्क पर मिलकर हुकूमत करेंगी, और वो सारी जमातें जिनमें से कोई एक जमात भी नहीं है कि जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात ना हों, जिनके खिलाफ तहकीकाती इदारों ने शायद सामने ना रखे हों, अगर ये मिलकर हुक्मरान होंगे, सारे हिस्से बखरे करके पाकिस्तान के आपस में बांटेंगे, तो किधर जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान आगे जा सकता है? क्या हाल होगा पाकिस्तान का? क्या इदारों को ये चीज़ नज़र नहीं आती, या उनके सोचने की बात नहीं थी? फिर एक सबसे आसान हल था जो सबको सूट करता था, जो पाकिस्तान को तकसीम से बचा सकता था। जो तकसीम अब पैदा हुई है, हाशमी साहब, ये एक लकीर जो अब खींची गई है, इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की। वो इस तकसीम को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस माहौल में सबसे अच्छा फ़ैसला ये हो सकता था, इदारे अगर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते थे तो उनको भी करना चाहिए था पॉजिटिवली, कि मुल्क इलेक्शन में चला जाए। उसके बाद अगर इमरान खान साहब हार जाते, कोई तकसीम पैदा ना होती, ठीक है, इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हार गए, ऑपोजिशन हार जाती, कोई तकसीम ना पैदा होती। ऑपोजिशन की तो ये डिमांड भी थी इलेक्शन, लेकिन चूंकि प्लॉट का हिस्सा ये था कि ऑपोजिशन को इक़्तिदार में लाना है और इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना, सिर्फ इक़्तिदार से निकालना नहीं है हाशमी साहब, ये एक ग्रेटर गेम है। ये एक ग्रेटर गेम है, ये ग्रेट गेम नहीं है, ये ग्रेटर गेम है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ग्रेट गेम होती तो सिर्फ इमरान खान को इक़्तिदार से रुखसत किया जाता और दोबारा से इलेक्शन का डोल डाला जाता कि चलें ठीक है, एक इमरान खान को चांस देते हैं, एक ऑपोजिशन को चांस देते हैं, जो जीत गया वो इक़्तिदार में आ जाएगा। ये ग्रेटर गेम मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को इक़्तिदार में लाने का, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा कंप्लीट करने दें, ऑपोजिशन को इक़्तिदार में लाने का मकसद ये है कि ये PTI को मफलूज करें अगले इलेक्शन से पहले, अगला इलेक्शन जो शफाफ तरीके से करवाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की गई थी वो ख़त्म करें, इदारों को अपने ज़ेर असर ले आएँ, और फिर PTI को इस कदर मफलूज कर दिया जाए अगले इलेक्शन में कि वो वापस ना आ सके। ये ग्रेटर गेम है। अगले इलेक्शन में भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि PTI को फेयर चांस नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से अगर उसको फेयर चांस देना होता तो अभी कहते हैं कि ठीक है, मुल्क आगे बड़े इलेक्शन हो जाएं, ताकि तकसीम भी ना पैदा हो, इदारों के लिए मनफी जज्बात भी पैदा ना हो, और मुल्क आगे बढ़े, और ये मुल्क में इस तरह का भी कोई एक तस्वुर ना बने कि हमने एक बैरूनी साजिश के नतीजे में 22 करोड़ आवाम की जो ख्वाहिशात थी, ये सिर्फ मैं PTI के सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा, आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ, उनकी ख्वाहिशात को हमने कत्ल कर दिया और उनको ये एहसास दिलाया कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज भी गुलाम हैं। राज साहब, ये निज़ाम, क्योंकि मुझसे तो इससे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही
मैं तो आई एम स्टिल इन शॉक के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कहानी तो आपने सुना दी, लेकिन अब आवाम सवाल तो करेगी इन तमाम जज साहिबान से, इनकी रिश्तेदारियों को भी निकालेगी किसके किससे रवाबित हैं। आपने बड़ी तफसील से बताया। अब ताकतवर हल्के राय साहब वाकई ताकतवर हैं, आज साबित किया उन्होंने कि हम बहुत ताकतवर हैं। देखें, अमूमन जो आपके अवाम होते हैं उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो ताकत का सरचश्मा है। राय साहब नहीं है। सुन लेना, ऐसा नहीं है। जमहूरियत के अंदर तो यही कहा जाता है ना कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे ताकतवर हल्के भी ताकत का सरचश्मा नहीं है। यानी हमने एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की अपनी दफाई कुव्वत बनाई है, हम उस पर नाज भी करते हैं। हमारी फ़ौज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो काम किया जो 26 अफवाज मिलकर अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकें, हमने किया। हमने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन भारत को नकेल डाल के रखी, और जो एक एपिसोड हुआ फेब वाला 2 साल पहले, वो दुनिया पूरी के सामने है। लेकिन यहाँ पर इदारों का रोल ख़त्म नहीं हो जाता। हमारी खुद मुख्तारी और हमारी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा ये है कि इस किस्म की जब बैरूनी साजिशें हों तो उनको भी रोका कैसे जाए। रोका जाए? आप उनके एक खिलाफ भी आप एक उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो होने उनके नहीं खिलाफ भी देते, खड़े हो कोई जाए। खड़ा नहीं होता, अदालतें खड़ी नहीं होती। आप कह रहे हैं रोका जाए। रॉयल साहब कैसे रोका जाएगा? कौन रोकेगा? मैं और आप रोकेंगे? कौन रोकेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। अदारों ने तो सर, उन्होंने कहा कि ये लेटर मैंने, असद कैसर साहब ने कहा मैंने भेजा है चीफ जस्टिस को भी, मैंने फलां को भी भेजा है। राय साहब, अदालतें कहती हैं कि पॉलिसी मैटर है, ले जाओ। तो पॉलिसी क्या है? आइन ये नहीं कहता कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है। आज आपको पता है मोहसिन दावड़ ने भी तकरीर की है। ये वही साहब हैं जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते थे। फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा अफवाज पाकिस्तान के बारे में? कल को वो मुल्क के सदर भी बनेंगे तो खाकी वर्दी पहने हुए बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जब जाकर सलूट करेंगे तो सर किस तरह सलूट करेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, या आप बीइंग अ पाकिस्तानी, और 22 करोड़ अवाम भी तो ये सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। ये किरदार जो कल तक बहुत बुरे थे, आप देखें 11 तारीख को, क्या आपको लगता है कि फर्दर जुर्माइद होगी? डॉक्टर रिजवान इज़ नो मोर, वो कहाँ पे गए? लापता हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो, उनको भी एनआरओ पहले मिला, और प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर जाकर कहा कि जनाब रिकॉर्ड गुम गया है। अब आपको नहीं लगता कि रिकॉर्ड यहाँ पे भी गायब हो जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब देखें कुछ नहीं निकला, हम जो कहते थे वो हुकूमत जो बनाई गई थी जिसे हाइब्रिड हुकूमत का नाम दिया गया, कुछ नहीं निकाल सकी, और कौम के सामने तमाम लोग सुरखरू हो जाएंगे और कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब तक इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ताकतवर हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर, और फिर मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये मामला जब तक अक्टूबर का महीना नहीं गुजर जाता रहा ऐसा, ये मामला किसी तरफ नहीं जाएगा। और मैं जाते जाते ये भी आपसे सवाल कर लूँ, ये भी बता दें कि इलेक्शन फौरी होंगे नहीं होंगे? खान साहब या ये फिर एक मौका चाहते थे चीज़ों को तब्दील करने का, और फिर उसके बाद जब इन्हें सूट करेगा? क्योंकि इतलात यहाँ पर ऐसी हैं कि इसहाक डार साहब की वतन वापसी होने वाली है, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक हो गए, डॉक्टर्स थोड़ी देर में उन्हें सर्टिफिकेट जारी करने लगे हैं कि वो मुल्क वापस जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, और उनकी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश है और पहले से वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और अब उनकी पाकिस्तान जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जी ऐसा देखें, आपने फजलुर रहमान की बात की कि क्या फ़ौजी जाकर सल्यूट करेंगे उनको या नहीं करेंगे। अगर तो फजलुर रहमान पाकिस्तान के आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते तो फिर तो लाजमन सल्यूट करना चाहिए, फजलुर रहमान हो या कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स जी, आज का हमारा दो टोक था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, मुल्क की सूरत हाल के ऊपर अपना हिस्सा ज़रूर डालें और बताएं कि इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन क्या है, और पाकिस्तान की अवाम यानी आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के हवाले से, कि आपको ये हुकूमत जो बनने जा रही है
कबूल है या नहीं है, इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।